हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 6 फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एलआईसी डब्ल्यू मेंस के लिए। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, आपको पिन कमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक टू ऑफर रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि ये इनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ऑफर कर सके आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स को। ठीक है, अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सो इट इज़ योर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। इस कंपनी द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। अब इस पार्टनरशिप के तहत जो यूनिवर्सल सोम्पो है ये यूटिलाइज करेगी स्टेट इंश्योरेंस प्लान को एंड ये अफोर्डेबल इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी आंध्र प्रदेश में। साथ में ही जो इनके प्रोडक्ट्स होंगे वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट ये उसे कस्टमाइज कर पाएंगे। राइट, अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसे 2007 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड सोम्पो जापान इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिसेंटली ओपन 3 निवेशक सेवा केंद्रास इन विच सिटी। तो ये 3 निवेशक सेवा केंद्र जो है ये ओपन किए गए हैं आपके तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये आपके ओपन किए गए हैं। एक आपका है केफिन टेक्नोलॉजीज में, एक है बीएससी हैदराबाद ऑफिस, तीसरा है एनएससी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, अब ये जो केंद्रास है इन्हें लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद सेबी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनकी मदद से इसे लॉन्च किया गया है, इनकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये जो आपके केंद्रास हैं, ठीक है, इनका काम क्या रहेगा, ये आपके डायरेक्ट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे आपके अनपेड डिविडेंड क्लेम्स के लिए, स्पेशली जो आपके पेंडिंग है 6 से 7 साल से। ठीक है, केवाईसी एंड नॉमिनेशन अपडेट्स, ठीक है, इन योर फोलियोज एंड डीमेट अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको ये केंद्रास जो है ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, Now next is who has been appointed as a first deputy managing director of International Monetary Fund। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको रिसेंटली पहला डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑफ अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इनका नाम है डैन कार्ट्स। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर हैं। इनका प्रीवियस रोल की बात करें तो चीफ ऑफ स्टाफ टू ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, यूएस डिपार्टमेंट ट्रेजरी। सीनियर एडवाइजर ये आपके थे अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, काउंसलर टू दी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड सर्व एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर एट अ गोल्डमैन सैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन न्यू दिल्ली, a 100 crore call for purpose was launched to support startup in green hydrogen technology। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में पहली ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, अब इस कॉन्फ्रेंस में प्रहलाद जोशी जी ने अनाउंस किया था 100 करोड़ कॉल फॉर पर्पस स्कीम। ठीक है, स्कीम के तहत यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, अंडर द स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम फंडिंग अ स्टार्टअप कैन रिसीव पर प्रोजेक्ट फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट्स इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन। तो इट इज योर 5 करोड़। ठीक है, कितनी मिल सकती है, 5 करोड़ की फंडिंग मिल सकती है। और एलिजिबिलिटी क्या है कि जो स्टार्टअप है वो आपका DPIIT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP या पार्टनरशिप्स इसकी होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLPs और पार्टनरशिप्स। ठीक है, देन इसकी जो ऑपरेशन है, मतलब ये जो आपकी काम कर रही है, ठीक है, ये लेस देन 10 ईयर्स इसको वर्किंग करते हुए होने चाहिए। मतलब ऑपरेशनल जब हुई है तो उसे पूरे कंप्लीट 10 ईयर्स नहीं होने चाहिए, लेस देन 10 ईयर्स चाहिए। ठीक है, एनुअल टर्नओवर कितना चाहिए, ये आपका 100 करोड़ से कम होना चाहिए। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 12 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक। ठीक है, ये टाइमिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नाउ
अब बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात भी कर लेते हैं। इसको 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था। टोटल फंडिंग इसके लिए 19,744 करोड़ की दी गई थी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका टारगेट क्या है कि हमें प्रोडक्शन करनी है 5 मिलियन मेट्रिक टन की ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय द 2030। एंड एडिशन यहाँ पे किया गया है 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, ठीक है, इस टारगेट में। ओके, now next is in August 2025 the government of India revised its target to develop an additional 97 gigawatt coal and lignite based electricity generation capacity by which financial year। तो recently आपका जो सेशन हुआ था, ठीक है, वहां पे ये जवाब दिया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है टारगेट कि अब एडिशनल 97 गीगावाट कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो आपकी एक्सटेंड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2035 तक, ठीक है। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2034-35 इज द राइट आंसर, ठीक है। इससे पहले 90 गीगावाट का जो टारगेट था वो फाइनेंशियल ईयर 32 तक था, ठीक है। अभी एक्सटेंड करके इसको फाइनेंशियल ईयर 35 कर दिया गया है और 97 यहाँ पे गीगावाट आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और टारगेट जो आपका है इन अचीविंग 307 गीगावाट ऑफ कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल कैपेसिटी, ये भी आपकी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 30-35 तक। जो प्रीवियस टारगेट था, ठीक है, थर्मल का, वो आपका था 283 गीगावाट का बाय द फाइनेंशियल ईयर 32, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2032 तक। फाइन। इंडिया का जो आपका एम है, किस चीज का एम है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी गोल इंडिया का है, कौन सी ईयर तक? 2030 तक। और नेट जीरो टारगेट इंडिया का कब तक है? 2070 तक। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। Now next question है the Unique Identification Authority of India, that is UIDAI, has partnered with which company to enable Aadhaar based customer verification through satellite communication technology। तो recently UIDAI ने जो है आपका पार्टनरशिप किया है यूएसए की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है, ताकि आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन किया जा सके, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है which organization signed a MOU with the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation to empower over 30,000 tribal students in एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ for empowering 30,000 over 30,000 tribal students under which initiative? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इनिशिएटिव। तो इट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे इस एमओयू के तहत एम्पावरिंग की जाएगी ट्राइबल स्टूडेंट जो एनरोल किए गए हैं अक्रॉस 76 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में विच आर लोकेटेड इन दी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, ठीक है। नाउ अंडर दिस कोलैबोरेशन कुछ सुविधाएं जो है, कुछ सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे 1200 कंप्यूटर एंड 1200 यूपीएस यूनिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, 110 टेबल्स, 420 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही करियर काउंसलिंग एंड मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ओवर 6200 स्टूडेंट्स को विच आर स्टार्टिंग इन क्लास 10 एंड 12, ठीक है। इसके साथ ही CIL जो है इन्होंने सैंक्शन किए हैं 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ओके। Next is the Employees Provident Fund organization, that is EPFO, recently increased the ex gratia benefit under its death relief fund for central board employees to what amount effective from 1st April 2025। तो recently EPFO ने क्या किया है, अभी आपका जो है ex gratia जो है, एक्सग्रेशिया बेनिफिट जो है वो आपका बढ़ा दिया है। बेसिकली ये अमाउंट होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉय है, उसका डेथ हो जाता है, आफ्टर दैट एक्सग्रेशिया अमाउंट जो है वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा, ठीक है, जो भी नॉमिनी होगा, ठीक है, तो वो उनको दिया जाएगा। अब ये आपका बढ़ा दिया गया है, ये कर दिया गया है 15 लाख। पहले ये कितना था? पहले ये आपका 8,80,000 था, ठीक है। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 15 लाख कर दिया है। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है कि EPFO ने इंक्रीज किया है एक्स ग्रेशिया अमाउंट, मतलब ये इंक्रीज करेगी एक्स ग्रेशिया अमाउंट बाय 5% एनुअली, और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से टू एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन एंड लिविंग कॉस्ट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अनवील 3 ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर 2026 वर्ल्ड कप, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द मैस्कॉट विद इट्स होस्ट कंट्री। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, क्लच। बाल्ड ईगल जो आपका है ये यूएसए का मैस्कॉट है। जायू जो जगुआर है मैक्सिको का मैस्कॉट है। मैपल मूस ये आपका कनाडा का मैस्कॉट है। ये सारे ही सही है या ए और बी सही है आपके सिर्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी एंड सी, मतलब ये सारे आपके सही हैं ए बी एंड सी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और इसमें ये भी नोट करना है बाल्ड ईगल जो है ये आपका नेशनल बर्ड है यूएसए का, ठीक है। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इमेज इनके देख सकते हैं, कनाडा का मैस्कॉट, ठीक है। देन ये आपका जो है मैक्सिको मैस्कॉट है और ये यूएसए का है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप ये 3 कंट्री होस्ट कर रही हैं, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। ये 26 जून से लेके 19 जुलाई तक आपका रहेगा 2026 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त साउथ इंडियन बैंक लॉन्च द गोल्ड लोन प्रोडक्ट जिसका नाम है SIB गोल्ड एक्सप्रेस। ये इन्होंने लॉन्च किया है जो ऑफर कर रहा है लोन टू वैल्यू ऑफ अप टू -% ऑफ अ गोल्ड असिस्ट वैल्यू एंड द रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर। तो रिसेंटली SIB ने, साउथ इंडियन बैंक ने SIB नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, SIB गोल्ड एक्सप्रेस नाम का, जिसमें 90% तक का यहाँ पे जो आपकी गोल्ड असिस्ट वैल्यू है उतना आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और इसका रीपेमेंट पीरियड होगा अप टू 3 ईयर्स का। और लोन की अगर हम बात करें लोन रेंज की तो ये 25,000 से 25 लाख तक आपकी रहेगी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद सिडबी हैज लॉन्च द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर MSME। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सिडबी के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म को फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर MSMEs, मतलब MSMEs अब जो है डिजिटली ही अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर हियर इज इट इज फोनपे। फोनपे के साथ आपका जो है पार्टनरशिप हुआ है सिडबी का। एंड यहाँ पे जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, वंस दे आर रजिस्टर्ड इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट डिजिटली ही प्राप्त हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 69th IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कॉन्फ्रेंस, जो आपकी वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो इसकी थीम आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो इसकी थीम क्या थी, लिवरेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। सो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। फाइन। अब जो ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी इसका वेन्यू था वियना इंटरनेशनल सेंटर ऑस्ट्रिया में। इसका मेन पर्पस क्या था, रिव्यू करना, अप्रूव करना IAEA बजट, डिस्कस करना न्यूक्लियर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस था। अब इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट की हैं। इन्होंने एक डिलीवर किया है स्टेटमेंट, नेशनल स्टेटमेंट, कमिटमेंट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। एंड इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है इसका टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। इसके अलावा यहाँ पे इस इवेंट के आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किए गए थे यहाँ पे, एम्बेसडर ऑफ स्लोवाकिया टू IAEA जिनका नाम है पीटर बुरियन, ठीक है। वाइस चेयर आपके अपॉइंट हुए हैं ईरान, अर्जेंटीना, फ्रांस, इवोरी कोस्टा, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, USA से, ठीक है। देन एक और आपकी न्यूज है कि मालदीव आपका नया मेंबर बना है IAEA का एंड टोटल मेंबर अब 181 हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर इलेक्शन आपके यहाँ पे जो हुए थे इन्होंने इलेक्ट किया है 11 कंट्रीज को, ठीक है, फॉर 2025-2027 टर्म, जिसमें बेल्जियम, चिले, जॉर्डन, लिथुआनिया, नाइगर, पेरू, फिलीपींस, पोर्चुगल, रोमानिया, सऊदी अरेबिया, टोगो शामिल हैं। और आउटगोइंग मेंबर्स में आपका ब्राजील, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, UK ये सारे शामिल हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो IAEA जो है इसके DG है राफेल मेरियानो ग्रॉसी, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और 1957 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड फ्लैग ऑफ मारुति
Suzuki's first made in India global battery electric vehicle during his Gujarat visit. What is the name of this electric vehicle? तो रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति सुजुकी का वो इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने, जिसका नाम है ई वितारा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ पीएम मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था सुजुकी मोटर प्लांट इन दी हंसलपुर अहमदाबाद। ठीक है, नाउ कुछ और पॉइंट्स आपके जो रिलेटेड हैं पीएम मोदी जी के विजिट थे, मतलब गुजरात विजिट से। जैसे इन्होंने डेडिकेट किया था नेशन को रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 1400 करोड़। ठीक है, पहला इसमें आता है मेहसाना टू पालनपुर रेल लाइन, ठीक है, जिसका आपका लेंथ है 65 किलोमीटर्स का। देन गॉज कंजर्वेशन कलोल टू काडी टू कतोसन, इसका लेंथ आपका 37 किलोमीटर्स का है। देन बिचराजी टू रानुज, जिसका लेंथ है आपका 40 किलोमीटर्स का। एंड नेक्स्ट है ट्रेन सर्विसेज, इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी पैसेंजर ट्रेन आपकी कटोसन रोड टू साबरमती एंड कार लोडेड फ्राइटन ट्रेन, ये आपका है फ्रॉम बिचराजी। ठीक है, देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था वाइडनिंग ऑफ विरंगम टू खुदाद टू रामपुरा रोड। ठीक है, 6 लेन अंडर पासिस ऑन अहमदाबाद मेहसाना पालनपुर कॉरिडोर। देन रेलवे ओवरब्रिज इन्होंने इनॉग्रेट किए थे अहमदाबाद टू विरामगम स्ट्रेच। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था वाइडनिंग ऑफ सरदार पटेल रिंग रोड इन अहमदाबाद एंड अर्बन प्रोजेक्ट्स फॉर वाटर एंड सीवेज सिस्टम्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद मेहसाना एंड गांधीनगर में। फिर इन्होंने इनॉग्रेट किया था स्लम रीडेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने प्रोजेक्ट्स आपके इनॉग्रेट किए थे रिलेटेड टू स्लम रीडेवलपमेंट एट दी रामापेर नो तेक्रो अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग का अहमदाबाद में एंड स्टेट लेवल डेटा स्टोरेज सेंटर का गांधीनगर में। ठीक है, इसी के साथ एक और इनॉग्रेशन है आपका हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन का इन दी टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट, जो जॉइंट वेंचर है आपका, मतलब टीडीएस जो है जो जॉइंट वेंचर है तोशिबा डेंसो एंड सुजुकी का। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है आने वाले 5 से 6 सालों में सुजुकी जो है $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, now next question है who has been appointed as a chairperson of a National Stock Exchange of India Limited, that is NSE, as approved by the SEBI। ठीक है, सेबी ने अभी अप्रूवल दिया है श्रीनिवास इंजेती जो है इनको एज अ चेयरपर्सन ऑफ NSE। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने सक्सीड किया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं NSE की। तो NSE के करंट MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान, और हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं श्रीनिवास इंजेती की। ठीक है, अब इनकी प्रीवियस जो जॉब्स थी उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एज अ फाउंडिंग चेयरपर्सन सर्व किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी में IFSCA। ठीक है, इसमें 2020 से 2023 के बीच में। इसके अलावा ये आपके डायरेक्टर जनरल भी थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। देन इन्होंने एज अ डायरेक्टर वर्क किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अंदर। फिर LIC बोर्ड एंड इसका जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड था इसमें भी 1998 से 2003 के बीच में एज अ डायरेक्टर वर्क किया इन्होंने। एंड ये चेयरपर्सन भी रहे हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के। ठीक है, तो ये सारे इनके प्रीवियस जो थे वर्किंग थी। ओके, नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक इनॉग्रेटेड। इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक जो है ये इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली के मेड्स में। ठीक है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो है यहाँ पे आपका इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के पंकज कुमार सिंह, इन्होंने कैशलेस वी ऑफिस वर्चुअल ऑफिस जो है वो भी इनॉग्रेट किया है फॉर द दिल्ली डेंटल काउंसिल एट मेड्स न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके यहाँ पे बेनिफिट क्या होंगे कि एक तो प्रोसीजर कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी, लगभग 25% ही आपकी, एटलीस्ट 25% की आपकी कम हो जाएगी। साथ में ही पेशेंट जो हैं उनको एक्सपेंसिव ग्राफ्ट जो है वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम दी ओपन मार्केट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ सब्सिडी ऑफ रुपीज डैश पर 14.2 kg LPG cylinder for up to 9 refills per year and rupees 2,200 government support
पर कनेक्शन फॉर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 300 रुपए की सब्सिडी देने की यहाँ पे बात की है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट वाइज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, ये डेटा आपका है एज ऑफ दिसंबर 2024, ठीक है। तो हाईएस्ट यहाँ पे जो स्टेट रहा है ये है आपका उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, देन थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, फोर्थ पे आपका मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ पे आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। टॉप 5 स्टेट्स ये आपके थे। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था कि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है वो हम प्रोवाइड करें, ठीक है, जो आपकी रूरल एंड पुअर फैमिलीज है बेसिकली, ठीक है। और स्पेशली ये स्कीम लाई गई थी विमेंस के लिए, ओके। इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से की गई थी? उत्तर प्रदेश से की गई थी, उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था, ओके। एंड नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ दिस स्कीम। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले विमेन जिसकी एज आपकी 18 ईयर्स है, ठीक है, ये एलिजिबल है, इनके पास कोई और अदर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपकी अडल्ट विमेन जो बिलोंग करती हैं SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, इन सब कैटेगरीज से, देन दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इसके साथ ही ये जो हमारी स्कीम है ये सपोर्ट कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, मतलब इसने आपका एडवांस बेसिकली कंट्रीब्यूट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में, विच डिस्क्राइब्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 gender equality, SDG 7 affordable and clean energy, and SDG 13 which promote climate action, okay. Next question है, India signed a mutual recognition agreement for organic products with which country at वाणिज्य भवन। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट साइन किया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंडिया की तरफ से APEDA जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री इसे जो है इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल ईयर 2025 के, तो इसकी वैल्यू आपकी रही है $8.96 बिलियन की। वॉल्यूम की बात करें इट इज 2781.58 मेट्रिक टन। और कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे जो हैं आपके भेजे गए हैं, ठीक है, तो इट इज साइलम हस्क, कोकोनट मिल्क, राइस, ठीक है, इनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रिसेंटली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसके तहत आपकी 4 यूनिट्स जो हैं, ठीक है, वो अप्रूव की गई हैं। 4 न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली जो है एंड टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा। कौन से स्टेट्स में? पंजाब में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है और आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन जगहों पे ये यूनिट्स जो है सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है वो आपकी स्टैब्लिश की जानी है, उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगाने की बात की गई है? 4600 करोड़ की, ओके। नाउ अब इसके साथ जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इसमें टोटल आपके 10 प्रोजेक्ट हो गए हैं। 6 पहले से थे, अभी 4 यहाँ पे और जो है अप्रूव किए गए हैं यूनियन कैबिनेट द्वारा, ओके। पहला आपका बात करेंगे उड़ीसा वाले प्लान की। 2 उड़ीसा के प्लान हैं, मतलब 2 उड़ीसा में जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके स्टैब्लिश होने हैं। जैसे 6M प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनरशिप की है क्लासिक वेफर फैब लैब के साथ फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिट इन दी भुवनेश्वर उड़ीसा विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2066 करोड़, ठीक है। यहाँ पे 60,000 वेफर्स प्लस 96,000 पैकेज यूनिट्स जो है ये एनुअली से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। प्रोडक्शन कैपेसिटी ये आपकी है। देन 3D ग्लास सोल्यूशन, ये आपका बेसिकली उड़ीसा में अगेन उड़ीसा में ये यूनिट जो है वो आपकी स्टैब्लिश की जाएगी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1943 करोड़, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 69,600 ग्लास सबस्टेयर्स प्लस 50 मिलियन यूनिट्स प्लस 13,200
3D मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे एनुअली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज CDIL कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनकी जो यूनिट है ये आपकी रहेगी पंजाब मोहाली में। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी है 158.38 मिलियन हाई पावर डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश का एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये यूनिट का रहेगा और ये सेटअप करेंगे विद एपैक्ट कंपनी लिमिटेड फ्रॉम दी साउथ कोरिया। ठीक है, और इसकी यूनिट रहेगी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी 96 मिलियन यूनिट्स की। ओके, अदर 6 सेमीकंडक्टर यूनिट जो हैं वो इन जगहों पे हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, एंड जो लास्ट वाली है ये आपकी मई में अप्रूव हुई थी। ठीक है, HCL ग्रुप एंड ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को अप्रूवल मिला था सेटअप करने के लिए आपका उत्तर प्रदेश में ये यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज साइन अ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विद इंद्र का क्वांटम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹1 करोड़ टू ट्रांसफर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। तो इनमें से कौन सा IIT है जिसने ये लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? इंद्र का क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ, और इसका आपका वर्थ है 1 करोड़ का। ठीक है, तो इट इज योर IIT मद्रास। फाइन, इससे पहले IIT मद्रास जो है इन्होंने डिलीवर किया था QRNG मॉड्यूल DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी को। फाइन, अब यहाँ पे इसको डेवलप कौन करेगा? सेंटर फॉर प्रोग्रामेबल फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम इसे डेवलप करेगा फ्रॉम द IIT मद्रास। एंड इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे बिजॉय कृष्णन जो आपके प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एट IIT मद्रास। ठीक है, ही विल लीड दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, रिसेंटली हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च किया है एक बुक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बुक लॉन्च की गई थी जो विवेकानंद जी के ऊपर है। इस बुक का नाम है लिविंग द विवेकानंद वे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया एंड इट इज ऑथर्ड बाय अनन्या अवस्थी एंड निखिल यादव। Next is the Indian Air Force officially retired its iconic MiG-21 फाइटर जेट जो रशियन ओरिजिन सुपरसोनिक जेट है आपका। ठीक है, इसको 1963 में इंडक्ट किया गया था एंड इसको अभी रिसेंटली चंडीगढ़ का जो एयरफोर्स स्टेशन है आपका, ठीक है, वहां पे इसको रिटायर किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है कि इसको रिप्लेस कौन कर रहा है? तो इसे रिप्लेस किया जाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस MK-1A। ठीक है, इसके द्वारा इसे रिप्लेस किया जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पिलग्रिम इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर एट वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स तिरुमला टेम्पल इन आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज इनॉग्रेटेड बाय दी CM N चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और किस लिए आपका जो है इसको लॉन्च किया गया है? सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, अब इससे हम रियल टाइम क्राउड प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फास्टर क्यूज एनहांस कर सकते हैं, सेफ्टी साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग हम इससे कर सकते हैं एट दी तिरुमला। ओके, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? क्लाउड स्पॉट एंड निवेडिया इसके टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? तो इट इज AI मशीन लर्निंग डिजिटल ट्विन मैप जो है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस ICCC के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्टॉप यूजिंग फिजिकल डिसएम्बार्केशन फॉर्म। बेसिकली ये जो फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका जो है भूटान गई, ठीक है, या मैं किसी भी कंट्री में गई हूँ, वहां पे मेरा जाने का क्या पर्पस है, ठीक है, मैं कहाँ पे स्टे कर रही हूँ, मेरा हेल्थ का क्या स्टेटस है, इन सब चीजों के बारे में डिसएम्बार्केशन फॉर्म बताता है। और ये फॉर्म ऐसी डिटेल बताता है जो आपके पासपोर्ट में मेंशन नहीं होती है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये फिजिकल फॉर्म जो है आपका वो बंद करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो चीज स्टार्ट करेंगे फॉर द फॉरेन ट्रैवलर्स फ्रॉम विच डेट। तो रिसेंटली 1 अक्टूबर 2025 से ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है कि 1 अक्टूबर से डिजिटल अराइवल कार्ड जो है वो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा ट्रैवलर्स द्वारा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द फिजिकल फॉर्म। ओके,
विद दिस इंडिया ज्वाइंस द कंट्रीज जैसे सिंगापुर, यूके, ताइवान, जो ऑलरेडी इस चीज को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म को ये डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन एन एमओयू विद विच एयरलाइन फॉर द सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इन्होंने टाई अप किया है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है आपकी एयर इंडिया के साथ, किस चीज के लिए, सप्लाई करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और ये अग्रीमेंट क्यों साइन हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इनको रिसीव हुआ है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट इनको रिसीव हुआ है। आफ्टर दैट इन्होंने ये एमओयू साइन किया है एयर इंडिया के साथ। ठीक है, इनकी जो पानीपत वाली रिफाइनरी है वहां उसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 37th सेशन ऑफ यूनेस्कोस MAB प्रोग्राम जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, विच इंडियन साइट वॉज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ब्रिंगिंग इंडियाज टोटल काउंट टू 30। तो रिसेंटली आपका हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। ठीक है, अब ये जो आपका एरिया है, जो रिजर्व स्पैन है, इट इज इन दी 7,770 स्क्वायर किलोमीटर, और ये आपका है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं और डिटेल की, जैसे 37th सेशन जो आपका हुआ था यूनेस्को का, यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, इसके रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स देखते हैं। जैसे यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को अक्रॉस 21 कंट्रीज, और ये 20 सालों में हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके WNBR हैं, ये अब टोटल कितने हो गए हैं, 785 साइट्स इसमें हो गई हैं फ्रॉम दी 142 कंट्रीज। ठीक है, इसके अलावा 6 कंट्रीज ऐसी थी जिनका पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इस लिस्ट में आया है, जैसे अंगोला, डिजिबूटी, इक्वेटोरियल ग्वेना, आइसलैंड, ओमान, तजिकिस्तान। ठीक है, वेरस साओ टोम एंड प्रिंसिप जो है ये पहले स्टेट बने हैं वर्ल्ड के जिनका पूरी टेरिटरी जो है वो एज अ बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आपकी जो है बनी है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने ऐड किया है 2 नए रामसर साइट, जैसे आपका बक्सर डिस्ट्रिक्ट का है गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील जो आपकी है, ठीक है, राजस्थान से, इनको इंक्लूड किया गया है रामसर साइट में, और टोटल रामसर साइट अब 93 हो गई हैं, जिसका टोटल एरिया अगर हम बात करें तो ये आपका है आपका 13,60,719 हेक्टेयर का। ठीक है, इसी के साथ इंडिया जो है पहली एशिया की कंट्री बनता है और ग्लोबली 3rd नंबर पे है, जिसकी सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपकी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है, आपकी यूके की है 176 एंड मैक्सिको की है 144। इसके साथ ही जो 26 नई बायोस्फीयर रिजर्व ऐड की गई हैं उनकी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है सारी। ओके, 26 बायोस्फीयर की लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द IIT मद्रास लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लर्निंग एक्सेलरेटर टू एम्पावर एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स विद AI टूल्स एंड ट्रेनिंग। तो रिसेंटली आपका ओपन AI जो है इन्होंने IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है, एंड यहाँ पे कमिटमेंट किया गया है ओपन AI द्वारा कि ये $5 लाख का अमाउंट जो है, जो फंड है, वो IIT मद्रास को देंगे। किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म रिसर्च ऑन AI इम्पैक्ट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स एंड कॉग्निशन के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए ये अमाउंट दिया गया है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए। ओके, नाउ ओपन AI की बात करें, इसके करंट CEO हैं सैम एल्टमैन, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और इसे 2015 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज ओपन AI ने, अभी हमने पढ़ा कि 5 साल के लिए इन्होंने जो है फंड यहाँ पे कमिट किया है। इसके अलावा ओपन AI जो है अपना फर्स्ट ऑफिस ओपन करेगा इंडिया में इस साल के अंत तक। ठीक है, 2025 में ऐसा बोला गया है। इसके अलावा ओपन AI जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा अप्रोक्सीमेटली 5 लाख फ्री चैट GPT लाइसेंस टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स के। ठीक है, क्लास 1st to 12th के स्टूडेंट्स ये होंगे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन इन दी 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने की यहाँ पे बात की गई, 6 महीने में ये 5 लाख फ्री चैट GPT लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओपन AI। ठीक है, इसके अलावा राघव गुप्ता जो है जो आपके फॉर्मर MD थे
कोरेसेरा के इंडिया एंड एशिया पैसिफिक के, इनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। Now next question is, what is the last date to avail the one-time one-way switch facility introduced by the Ministry of Finance for central government employees to move from Unified Pension Scheme to the National Pension Scheme? तो लास्ट डेट इसकी बताई गई है आपकी 30 सितंबर 2025। ठीक है, कि आप मूव कर सकते हो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपकी कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम स्विचिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये चूज कर सकता है स्विच टू द नेशनल पेंशन स्कीम एनी टाइम विद इन 1 ईयर बिफोर देयर ऑफिशियल रिटायरमेंट। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, या फिर एटलीस्ट 3 months बिफोर द डीम्ड रिटायरमेंट डेट इफ दे आर टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है, कौन इसमें एलिजिबल नहीं है? द एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड और कंपल्सरली रिटायर्ड एज पेनल्टी। तो ये इसमें आपके एलिजिबल नहीं है, ये स्विच नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते स्विचिंग। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है वंस एन एम्प्लॉय ऑप्ट टू स्विच, ये आपके दोबारा से स्विच नहीं कर सकते, दे परमानेंटली लूज ऑल यूपीएस बेनिफिट्स। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट आपका है एग्जिट प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आफ्टर स्विचिंग टू द एनपीएस द एम्प्लॉयज विल सब्जेक्ट टू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स, स्पेसिफिकली जो आपका पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशन 2015 रूल है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी एडिशनल 4% बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट एनपीएस इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज एनपीएस अकाउंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब ध्यान देने वाला है नहीं। अब बात कर लेते हैं एनपीएस की। एनपीएस कब लॉन्च हुआ था? 1 जनवरी 2004 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होते थे। ठीक है, इनिशियली नए गवर्नमेंट रिक्रूट्स जो होते थे वही इसमें आपके उनके लिए ही वैलिड होता था, बट बाद में इसको आपका एक्सटेंड कर दिया गया था सबके लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए आपका जो है ओपन कर दिया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए और उसकी एज 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एनपीएस के बारे में है, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। देन यूपीएस के बारे में भी देख लेते हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एज एन ऑप्शन लाया था अंडर द एनपीएस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ये इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, ये आपका ऑपरेट करता है अंडर द एनपीएस आर्किटेक्चर विच इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए। कंट्रीब्यूशन क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो अपना बेसिक पे का यहाँ पे 10% देता है प्लस डीए यहाँ पे जो होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट भी सेम चीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मतलब जितना एम्प्लॉय ने डाला है उतना ही गवर्नमेंट भी यहाँ पे ऐड ऑन करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशंस क्या है आपकी? पहली कंडीशन क्या है एश्योर्ड पेंशन की? पहली कंडीशन क्या है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसने 25 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस कर ली है, देन वो क्वालिफाई होता है 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे फॉर 25 ईयर्स जो उसने लास्ट 12 मंथ में विड्रॉ की होगी। नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है, अगर एम्प्लॉय जो है उसने लेस देन 25 ईयर किया है बट एटलीस्ट 10 ईयर उसने सर्विस दी है, इन दैट केस वो आपका प्रोपोर्शनेट पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, इन केस अगर एम्प्लॉय जो है, ठीक है, उसका डेथ हो जाता है, उस केस में 60% ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट पेंशन जो है वो फैमिली को दी जाती है। ठीक है, एंड मिनिमम पेंशन की अगर बात करें ये कितनी दी जा सकती है? तो 10,000 पर मंथ की ये आपकी पेंशन जो है दी जा सकती है। ठीक है, विद अ मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस। ओके, in August 2025, the Department of Animal Husbandry and Dairying released India's first comprehensive national guidelines and standard operating procedure for animal blood transfusion and blood banks. Which of the following statement is incorrect regarding the guideline? तो recently जो Department of Animal Husbandry and Dairying है, इन्होंने जो है guidelines and standard operating procedure यहाँ पर आपके लॉन्च किए हैं एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक्स के लिए। क्या ये आपके गाइडलाइंस है वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो गाइडलाइन है ये मैंडेट करती है, मतलब ये मैंडेटरी करती हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट रेगुलेटेड वेटनरी ब्लड बैंक्स विद अ बायोसेफ्टी कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है। दूसरा कह रहा है ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग आर ऑप्शनल प्रैक्टिसेस डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स ब्रीड एंड एज। नेक्स्ट है डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड्स हेल्थ स्टेटस, वैक्सीनेशन, एज, वेट एंड डिजीज स्क्रीनिंग। नेक्स्ट कह रहा है द गाइडलाइंस प्रमोट वॉलंटरी नॉन remunerated donations with a informed consent as per the donor rights charter. Next है One Health principle are integrated to address zoonotic risk management. तो बेसिकली देखो, जैसे हम बीमार होते हैं, हमें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर क्या करता है कि वो आपका जैसे जिससे ब्लड लिया है उसका चेक करेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, सेम मैच करता है कि नहीं, ठीक है। दूसरा कोई डिजीज तो नहीं है, अगर मैच कर जाता है इन दैट केस चेक होता है कि भाई दूसरा डिजीज कोई तो नहीं है, कि अगर हम दूसरे पर्सन को खून चढ़ा रहे हैं, जैसे ए पर्सन को जरूरत है, बी पर्सन का खून उसमें चढ़ा रहे हैं, तो उसको चेक किया जाता है ना प्रॉपरली कि उसका ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी चढ़ाते हैं। बट इन एनिमल केस, ठीक है, जानवरों के केस में ऐसा बहुत रेयरली किया जाता है, और इसी चीज के लिए ये गाइडलाइंस आपकी लाई गई है, ठीक है। तो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट था आपका, तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पे जो ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग है ये ऑप्शनल प्रैक्टिसेस नहीं है, इन्हें मैंडेटरी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पहले ये चीज आपकी बहुत रेयर होती थी, अब इसको मैंडेटरी करने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है which bank opened its first startup focused branch in New Delhi to support entrepreneurial growth under the Startup India initiative। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने अपनी पहली स्टार्टअप फोकस ब्रांच ओपन की है न्यू दिल्ली में, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये स्टार्टअप फोकस ब्रांच आपकी ओपन की गई है भिकाजी कामा पैलेस में न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब ये जो आपकी ब्रांच है ये बेसिकली ओपन की गई थी इन प्रेजेंस ऑफ अरविंद कुमार, जो डायरेक्टर जनरल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के STPI के, एंड MD एंड CEO PNB के जो हैं अशोक चंद्रा, इनके प्रेजेंस में ये इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे PNB और जो STPI है इन्होंने एक MOU भी साइन किया था टू फैसिलिटेट इंडियन स्टार्टअप विद अ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, बैंकिंग सर्विसेज नीड्स एंड रजिस्ट्रेशन विद सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये MOU भी आपका साइन हुआ है। Now next question है in August 2025 which Indian port become the first to successfully produce green hydrogen and achieve over 1 megawatt of rooftop solar पावर जनरेशन। तो इनमें से कौन सा आपका पोर्ट है जो पहला आपका पोर्ट ऐसा बना है जिसने प्रोड्यूस किया है ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव किया है ओवर 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को, तो इट इज योर VO चिदम्बरम पोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये अनाउंसमेंट आपकी की गई थी सुशांत कुमार पुरोहित द्वारा, जो चेयरपर्सन है VOC पोर्ट के, ड्यूरिंग दी ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस आपकी होस्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने थ्रू इट्स NAVIC सेल 3। ओके, now next question है in July 2025 the Ministry of Environment, Forest and Climate Change released India's first ever grassland bird census. Which of the following statement is about this census is incorrect? तो यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इन्होंने रिसेंटली पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो है वो रिलीज किया है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो सेंसस है इट रिकॉर्डेड अराउंड 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज यूजिंग ऑस्टिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जो सेंसस है इट वाज कंडक्टेड इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो सेंसस है इसने यूज किया है AI बेस्ड बर्ड नेट सॉफ्टवेयर एंड स्पेक्ट्रोग्राम एनालिसिस फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। और इस सर्वे में रिकॉर्ड किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल स्पीशीज को एज पर द IUCN, ठीक है। नेक्स्ट है द सर्वे कवर 29 लोकेशन यूजिंग 6 रिकॉर्डर्स इन अ 3-day साइकिल। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो सेंसस है वो आपका कंडक्ट किया गया था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। अब सर्वे पीरियड की बात करें तो 18 मार्च से ये आपका 25 मई तक चला था। एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है कि 85 नेस्ट यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, ओवर 85 नेस्ट ऑफ अ फिन्स वीवर, जो आपके एक एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस अ फ्यूचर रेडी टर्म इंश्योरेंस प्लान।
तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस नाम का टर्म इंश्योरेंस प्लान रिसेंटली लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय द एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। ठीक है, अब ये जो आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये लाइफ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है अप टू 100 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अंडर दी होल लाइफ ऑप्शन और अप टू 79 ईयर्स ऑफ एज फॉर अदर टर्म ऑप्शंस। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसके कारण एमडी एंड सीईओ हैं अमित छिंगरन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये आपका जॉइंट वेंचर है एसबीआई बैंक एंड पीएनबी परिबास कार्डिफ का, जो आपकी फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, नेक्स्ट इज नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान जो है इसे रिसेंटली 5 साल कंप्लीट हुए हैं। और क्वेश्चन क्या है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ठीक है, किसने इसे इंप्लीमेंट किया था नशा मुक्त भारत अभियान को? तो इट वाज इट्स नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था? 2020 में लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ठीक है, इसके तहत इसे लॉन्च किया गया था और इनिशियली इसे 272 वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में आपका लॉन्च किया गया था। और अभी ये सारे ही हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब आपकी पूरी कंट्री में जो है ये मतलब अभी आपका जो है लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करनी है, नशा मुक्त भारत अभियान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं, जैसे इस्कॉन के साथ। ठीक है, ताकि जो है अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके। ठीक है, जैसे आपका निरंकारी संत निरंकारी मिशन है, इनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, रामचंद्र मिशन के साथ। ठीक है, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार जो है इसके साथ इनके एमओयू साइन हुए हैं फॉर द मास अवेयरनेस एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट आपका है, अब ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है, ठीक है, इसके तहत 3 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है सप्लाई कंट्रोल, जो मैनेज किया जाता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। ठीक है, दूसरा है डिमांड रिडक्शन एंड अवेयरनेस, और इसे लीड करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तीसरा आता है ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, इसे कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे देखता है। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे हमारी मिनिस्ट्री जो है नोडल मिनिस्ट्री वो इसका काम देखती है। स्टेट लेवल पे कमिटीज विच इज चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल और चीफ सेक्रेटरी वो इसे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट देखते हैं एंड म्यूनिसिपल लेवल पे लोकल अभियान कम्युनिटीज जो हैं वो इसकी जो है इम्प्लीमेंट इसे करती हैं। ठीक है, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जो है आपका दिया गया है 14446 नाम से। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है या हमने अभी तक क्या चीज़ अचीव की है। तो अभी 18.10 प्लस करोड़ लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस जो है वो पहुंचाई जा चुकी है। ठीक है, 20,000 प्लस मास्टर वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया है। 1.67 प्लस करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं आपके फ्रॉम 99,595 इंस्टीट्यूशन दे हैव प्लेज्ड टू बी अ ड्रग फ्री। ओके, नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी साइन अ framework agreement for a joint venture with the government of Zambia to set up pharmaceutical manufacturing facility in Zambia। तो recently अभी जो एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ताकि जाम्बिया में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी सेटअप की जा सके। ठीक है, अब ये जो जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया एंड इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का, इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो जाम्बिया के गवर्नमेंट का 49% का शेयर होल्डिंग रहेगा और इस इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का 51% का रहेगा। एंड ये जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करेगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय दिसंबर 2025। ठीक है, और इसका कॉस्ट आपका रहेगा $50 मिलियन का आने वाले 2 सालों के लिए। ठीक है, 2026 और 27 के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनी इज first to receive the ISCC CORSIA certification for producing sustainable aviation fuel। ठीक है, तो रिसेंटली आपकी जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है,
ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इनको आपका एक सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है जो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन है अंडर द स्कीम कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। तो ये सर्टिफिकेशन आपका दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ये सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है? ये सर्टिफिकेशन इंश्योर करता है जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ठीक है, जो बनाया जा रहा है इस कंपनी द्वारा, ये क्लीन है, ट्रेसेबल है एंड इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये सर्टिफिकेशन ये चीज़ें बताती है, ठीक है। और ये सर्टिफिकेशन मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। किसने दिया है? कॉन्टेक्ना द्वारा, जो आपकी इंटरनेशनल सर्टिफाइंग एजेंसी है, उनके द्वारा ये सर्टिफिकेशन मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च दी अनबू करनागल स्कीम टू हेल्प ऑर्फन एंड सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन। व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम? तो रिसेंटली जो आपके सीएम है तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है अनबू करनागल, ठीक है। इस स्कीम के तहत जो ऐसे बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं या सिंगल पेरेंट वाले बच्चे हैं, उनको 2000 रुपीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जब तक उनकी स्कूलिंग ख़त्म नहीं हो जाती और अंटिल दी 18 एज ऑफ 18, ओके, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते, राइट। नाउ अब यहाँ पे इसके अलावा और क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? जो आपके बेनिफिशरीज होंगे, जो बेसिकली बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्लीट किया है इनका क्लास 12th, इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू परस्यू कॉलेज एजुकेशन और अ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इसी के साथ 1340 स्टूडेंट्स जिनके दोनों ही पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, माँ बाप जिनके दोनों नहीं है, एंड दे सिक्योर्ड एडमिशन टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल रिसीव लैपटॉप्स। तो 1340 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लैपटॉप जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे बच्चे जिनके दोनों ही पेरेंट्स जो है नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज अ न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम अंटिल 2027? तो रिसेंटली ड्रीम 11 से कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट किया गया है। अब नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आपके अपोलो टायर्स को, ठीक है। अपोलो टायर्स हमारे इंडियन टीम्स के जो है स्पॉन्सर अब रहेंगे, ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगे, ठीक है। अब ये इनके साथ टाई अप क्यों जो है खत्म हुआ है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है ऑन दी ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, और इसी के तहत ये जो डील थी वो आपकी जो है ख़त्म की गई है, ठीक है। अपोलो टायर्स के साथ जो डील हुई है ये आपके 2027 तक विमेंस और मेंस की जो आपकी जर्सी होती है इंडियन क्रिकेट की, उसके स्पॉन्सर रहेंगे, और ये बीसीसीआई को पर मैच 4.5 करोड़ का अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं, ओके। Now next up question है, which company collaborated with Tata Electronics Private Limited to deliver India's first indigenously designed and fully owned 4-channel X-band beamformer IC model FD3R441? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ? किस चीज़ के लिए? टू डिलीवर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड फुली ओन्ड 4-channel X-band beamformer IC मॉडल जिसका है FD3R441, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्मियन आईसी डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनका कोलैबोरेशन हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च द क्विक रिस्पॉन्स बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई सर्विसेज फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन दी कतार? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है आपका क्यूआर बेस्ड यूपीआई सर्विसेज इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कतार में? तो इट इज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड कतार का जो नेशनल बैंक आपका है, ठीक है, कतार नेशनल बैंक, इन दोनों के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है क्यूआर बेस्ड यूपीआई पेमेंट। बेसिकली कतार ऐसा करने वाला आपका 8वां देश बना है जिसने यूपीआई को कमर्शियल लेवल पे यूज करना स्टार्ट किया है, ठीक है। इससे पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, देन आपका नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई में ये आपका यूज हो रहा है। साथ में ही कौन सा पेमेंट गेटवे यहाँ पे यूज होएगा फॉर द ट्रांजेक्शन? तो इट इज नेटस्टार विच इज अ जापानीज पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ सेविंग्स प्रो, इंडियाज फर्स्ट सेविंग अकाउंट दैट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट अकाउंट बैलेंसेस इन दी ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स? तो
तो इनमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेविंग्स प्रो नाम से, ठीक है, जिसके तहत आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसको ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली जो है इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्च किया है आपका जियो पेमेंट बैंक ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? जियो पेमेंट बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इनका कहना है कि नॉर्मली आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कम मिलता है, अब इसी चीज को आपका जो आपका पैसा है वो खाली बैठा हुआ आपके अकाउंट में क्या करेगा, इसलिए ये चाहते हैं कि ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको थोड़ा प्रॉफिट हो एज कंपेयर टू जो आपके अकाउंट बैलेंस बेसिकली जो नॉर्मली आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है। तो इसकी वजह से ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से थोड़ा आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये मेन मोटिव इसके पीछे है इनका लॉन्च करने का। Now next question आपका है which Indian filmmaker become the first Indian women to win the Best Film Director Award in the Horizonte section at the 82nd Venice International Film Festival जो आपका 27 अगस्त से 6 सितंबर तक चला था इन दी लीडियो दी वेनेजिया इटली। तो हमारी इंडिया की कौन सी फिल्म मेकर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है? इनका नाम है अनुपर्णा रॉय, ठीक है। क्या नाम है इनका? अनुपर्णा रॉय, जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी डेब्यू फिल्म सॉन्ग्स फॉर फॉरगॉटन ट्रीज के लिए एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय दी अनुराग कश्यप, ओके। नाउ इसके अलावा गोल्डन लियोन जो है ये आपका दिया गया था बेस्ट फिल्म के लिए फादर मदर सिस्टर ब्रदर, इस फिल्म के लिए दिया गया था किसे? यूएसए के जिम जैरमश आपके जो डायरेक्टर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2001 में मीरा नायर जो है इनको गोल्डन लियोन अवार्ड दिया गया था बेस्ट फिल्म के लिए एंड इट वाज योर मॉनसून वेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील दी ₹100 कॉमरेटिव कॉइन फीचरिंग भारत माता फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द करेंसी एट 100 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, दैट इज आरएसएस का 100 ईयर सेलिब्रेशन था। उस ओकेजन पे पीएम मोदी जी ने अनवील किया था आपका 100 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन जिसमें भारत माता की आपकी फोटो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो कॉइन है इसमें इसका वेट जो है वो 40 ग्राम है और डायमीटर इसका 44 mm का है एंड ये कौन से मटेरियल से बना है? सो इट इज मेड अप ऑफ अ सिल्वर, 99.9% सिल्वर से ये आपका बना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉइन है इसमें फ्रंट वाले साइड में आपको लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है वो देखने को मिलेगा एंड दूसरी साइड भारत माता का यहाँ पे आपको जो है इमेज देखने को मिलेगा और ये आपके आपकी कौन सी मुद्रा में आपको दिखेंगी? वरदा मुद्रा में, विच इज अ जेस्चर ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। इसके अलावा एक स्टैम्प भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था जिसमें मेंशन किया गया है, मतलब जिसमें आपकी जो इमेज है विच इज 1963 रिपब्लिक डे परेड जो थी आपकी स्वयं सेवक संघ की, ठीक है, स्वयं सेवक ऑफ आरएसएस की, वो यहाँ पे आपको इस स्टैम्प में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आरएसएस की। तो आरएसएस के संघ चालक कौन है? मोहन भागवत जी। हेडक्वार्टर्स का नागपुर महाराष्ट्र में है और 27 सितंबर 1925 को इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं भारत माता की एंड अभी मैंने जो आपको कॉइन के बारे में बताया था कि बैक साइड में यहाँ पे आपको भारत माता का जो है इमेज वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका इमेज है उस कॉइन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर्ड विद द भारत पे टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड? अभी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने भारत पे के साथ मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का पहला ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड? तो इट इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने मिलकर लॉन्च किया है आपका ईएमआई क्रेडिट कार्ड, ओके। अब जो कार्ड है इसका नाम है यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो 21 से 65 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। इनके मिनिमम एनुअल इनकम अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख होनी चाहिए और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या बोला गया है कि जो मंथली अनपेड स्पेंड्स हैं अबव ₹1000 ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ईएमआई में, ठीक है, विद अ फ्लेक्सिबल टेन्योर ऑफ अप टू 12 मंथ्स विद अ पेनल्टी फ्री पेमेंट प्री पेमेंट ये आपकी रहेगी,
ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसके करंट सीईओ हैं इंद्रजीत कमोत्रा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2021 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली increase the monthly apprenticeship stipends. What is the new stipend range as per the amended apprenticeship rule 1992? तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने मंथली अप्रेंटिसशिप स्टाइफंड्स जो होते हैं वो इंक्रीज किए हैं। जो पहले आपके 5,000 से 9,000 के बीच में होते थे, अब इसकी जो रेंज है वो आपकी 6,800 से 12,300 तक कर दी गई है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी प्रीवियस रेंज तो हमने डिस्कस कर ली, 5,000 से 9,000 के बीच में ये था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये हाइक्स हैं वो आपके अप्लाई होंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, दोनों पे ही। ओके, नेक्स्ट इज द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ National Board for Wildlife has approved the West Bengal government's proposal to integrate the Malta, Radigi and Ramganga forest ranges into which tiger reserve, making it India's second largest tiger reserve. तो रिसेंटली आपकी जो स्टैंडिंग कमिटी है विच इज चेयर्ड बाय दी भूपेंद्र यादव, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, इस स्टैंडिंग कमिटी ने अभी यहाँ पे अप्रूव किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का प्रपोजल कि माल्टा, रेदिगी एंड रामगंगा फॉरेस्ट रेंजेस को आपका इंक्लूड कर दिया जाए सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और इसी के साथ मतलब आफ्टर इंक्लूडिंग दीज 3 फॉरेस्ट रेंजेस, ये जो आपका टाइगर रिजर्व है ये सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगर बात करी जाए फर्स्ट लार्जेस्ट की तो ये है नागार्जुना सागर सरीसेलम टाइगर रिजर्व, जो आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और इसका एरिया कितना है, अप्रॉक्स 3,727.82 स्क्वायर किलोमीटर का। और सुंदरबन जो आपका है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, इसका एरिया कितना हो जाएगा आफ्टर मर्जिंग, 3,629.57 स्क्वायर किलोमीटर का। फाइन, अब बात करेंगे कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। एज पर द लेटेस्ट सेंसस 101 टाइगर्स जो आपके हैं ये हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, जिसमें से 80 टाइगर रिजर्व आपके करंट रिजर्व्स में है एंड 21 टाइगर रिजर्व आपके एडजॉइनिंग साउथ 24 परगनाज फॉरेस्ट जो हैं वहां पे आपके हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही अब बात करें हम सुंदरबन की। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे ही आपका क्या है, टाइगर रिजर्व है। तो जो सुंदरबन डेल्टा है ये आपका फेमस किस चीज के लिए, सुंदरबन आपने बहुत बार सुना होगा सुंदरबन के बारे में। ये आपका फेमस है वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया के लिए। दूसरा आपका ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, 2 चीजों के लिए इसका नाम जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, तो ये बना कब था, 1973 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इसको बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये आपका बना था 1987 में, और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका 1989 में बना था। तो कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच एयरलाइन रिसेंटली बिकम द 4th इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IATA जो है ये आपका एक एयरलाइन ट्रेड एसोसिएशन है, जिसका पार्ट अभी रिसेंटली बना है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये आपका 4th एयरलाइन है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पार्ट बना है। एंड इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो एंड स्पाइस जेट इसके पास पार्ट आपके रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द अराइज फॉर यू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद द पियर्सन इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब। तो रिसेंटली HCL टेक्नोलॉजी ने अराइज फॉर यू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज को लॉन्च किया है, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको हम इनकरेज करें, इंस्पायर करें कि वो अपना खुद का बिजनेस, ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, बेसिकली नए नए आइडियाज दें और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो यहाँ पे और बढ़ाई जाए, उसे इनहांस किया जाए, इस वजह से ये चैलेंज लॉन्च किया है HCL टेक्नोलॉजी ने इन कोलैबोरेशन विद दीज 2 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो चैलेंज है इसका ग्रैंड फिनाले आपका 12 से 13 मार्च को होगा इन 2026। एंड अंडर दिस चैलेंज जो पियर्सन इंडिया है ये
एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस सर्टिफिकेशंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। साथ में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है ये फीचर करेगी अराउंड 62 हब्स फॉर मेंटरशिप एंड काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके विनर होंगे उनको 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंड नेशनल मीडिया कवरेज इनको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट हैज इशूड द रिवाइज्ड National Action Plan for Glanders to strengthen the surveillance, prevention, control and eradication of disease in equines. Equines आपके होते हैं जैसे horses हो गए, donkeys हो गए, तो इन animals को equines बोलते हैं, ठीक है। इनमें ग्लैंडर नाम की जो बीमारी है वो पाई जाती है और इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज किया गया है, ठीक है। किसने रिवाइज किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा इसको रिवाइज किया गया है, ठीक है। अब ये इसका मेन एम क्या है कि जो आपकी नेशनल एक्शन प्लान है इसको रिवाइज करने का मेन एम क्या है कि हम कैसे प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, इरेडिकेट करें ग्लैंडर्स को इंडिया में, ठीक है। ग्लैंडर्स जो है ये आपका बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? बुरखोल्टीरिया मैली बैक्टीरिया जो है इससे ग्लैंडर डिजीज आपकी होती है। किसमें होती है? हॉर्सेस में, डंकीज में यह देखी जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अब जो नेशनल एक्शन प्लान आपका रिवाइज किया गया है, इनिशियली कब लॉन्च किया गया था इसको? आपका 2019 में ये लॉन्च किया गया था, 26 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। अब इसे रिवाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, ठीक है। क्या क्या रिवीजन हुए देखते हैं। जैसे इन्फेक्टेड जोन की बात करें तो ये पहले आपका 5 किलोमीटर का होता था, ठीक है। अब इसे कम करके 2 किलोमीटर का कर दिया गया है। ऐसे ही सर्विलेंस एरिया आपका 5 से 25 किलोमीटर का होता था, उसे अब घटा के 2 से 10 किलोमीटर कर दिया गया है। मूवमेंट एंड टेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपकी पहले 25 किलोमीटर के दायरे में होती थी, अब ये 10 किलोमीटर कर दी गई है। मतलब कि जो एरिया आपका है वो छोटा कर दिया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे सर्विलियंस मेजर्स जो हैं वो आपके देखते हैं। जैसे यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो आपकी मैंडेटरी की गई है, ठीक है, एनिमल्स की एंडेमिक रीजन्स में और हाई रिस्क एरियाज में। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है? टू यूज अ एडवांस लैब डायग्नोस्टिक, ठीक है। देन आपकी जो क्वारंटीन है मूवमेंट रूल्स हैं उनको थोड़ा आपका जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसे, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमारे जो एनिमल्स हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स में घोड़ों की जो दौड़ होती है, राइट, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं घोड़े, ठीक है, या रिलीजियस यात्रा में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे फेयर्स या रिलीजियस यात्रा में इनको यूज किया जा रहा है, इन दैट केस मैंडेटरी हेल्थ सर्टिफिकेट इनको यहाँ पे देना होगा अगर ये वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज चेंजेस की गई हैं ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, वेटनरी यूनिवर्सिटीज, ICAR इंस्टीट्यूट्स इसे जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका जो देखने का काम होगा, ओवरसी करने का क्या काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग करेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है? स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई जाएगी वेटरन्स को, पैरा वेटरन्स को एंड फील्ड स्टाफ को। और फोकस एरिया आपका डिजीज डिटेक्शन होगा, बायोसेफ्टी होगा एंड रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। साथ में ही ये अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन यहाँ पे की जाएगी ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन्स के साथ, जो हिसार हरियाणा में लोकेटेड है, फॉर एडवांस डायग्नोस्टिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए। फाइन, नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, जिसको 11 साल कंप्लीट हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है नंबर ऑफ जनधन अकाउंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 14.72 करोड़ इन 2015 टू ओवर 56.16 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट 67% ऑफ द अकाउंट्स are in rural and semi-urban areas whereas 33% are in urban and metro areas. नेक्स्ट है कि 56% जनधन अकाउंट जो हैं ये आपके विमेंस के हैं। डी ऑप्शन कह रहा है टोटल डिपॉजिट जो आपका है इन दी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स, ये आपका 15,670 करोड़ से इंक्रीज होके कितना हो गया है? 2,67,755 करोड़ एज ऑफ अगस्त 2025। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना टू एम्पावर विमेन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हेल्प देम स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को, ताकि जो विमेन्स हैं वो अपना नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके अपनी चॉइस का। ओके, तो आंसर हियर इज इट इज लॉन्च बाय द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने। इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार and it is supported by urban development and housing department of Bihar. Okay, initially यहाँ पे 10,000 का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा एक विमेन को, मतलब पर फैमिली एक विमेन को 10,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा जो नॉन रिपेबल होगा। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ उनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उनके बिजनेस की, उसके बेसिस पे इनको फर्दर 2 लाख तक का अमाउंट दिया जा सकता है। ठीक है, एडिशनल ग्रांट इनको मिल सकता है 2 लाख तक का अंडर दिस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च a new universal health insurance scheme by merging Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Dr. NTR Vaidya Seva Trust under the hybrid model. According to this initiative, what is the maximum insurance coverage amount provided to the families living below the poverty line? तो recently अभी यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें आपका जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज होंगे उनको कवरेज दिया जाएगा अप टू 25 लाख तक का। ठीक है, एंड जो आपके अबव बिलो पॉवर्टी वाले होंगे उनको आपका कवरेज मिलेगा अप टू 5 लाख का। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये इशू करेगी, ठीक है, जो स्कीम है ये इशू करेगी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू द इंश्योरेंस कंपनीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्कीम की। देखो मैंने आपको बोला 2 टाइप की यहाँ पे है, एक तो बिलो दी पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जिनको 25 लाख तक का कवरेज मिलेगा, और अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जिनको अप टू 5 लाख तक का कवरेज यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अदर प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए गए हैं। जैसे इन्होंने अप्रूव किया है 10 न्यू मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, बेसिकली 10 नए मेडिकल कॉलेजेस आपके जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे अदोनी, मदनापल्ली, मार्कापुरम, पेंगोड़ा, पालाकोलू, अमलापुरम, नरसीपत्तनम, बापातल्ला एंड पार्वतीपुरम। इन जगहों पे ये आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे और इनका जो सेशन है बेसिकली ये आपके स्टार्ट होंगे 2027-28 एकेडमिक सेशन से। ठीक है, एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है लैंड पूलिंग फॉर मंगलागिरी गोल्ड क्लस्टर, सपोर्ट करने के लोकल गोल्डस्मिथ को। इसके अलावा कुछ की प्रोजेक्ट्स इन्होंने क्लियर किए हैं including 856 crore incentives to establish India's largest printed circuit board plant जो आपका आंध्र प्रदेश में रहेगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन्होंने अप्रूव किए हैं। देन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स जो है अंडर द जल जीवन मिशन वो भी यहाँ पे अप्रूव की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन्स सेफ्टी 2025 दैट इज नारी 2025 which is released by National Commission for Women, which of the following cities is among the टॉप स्कोरर फॉर बीइंग द सेफेस्ट फॉर विमेन? तो रिसेंटली आपकी एक रिपोर्ट और नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है विमेन सेफ्टी के ऊपर, जिसमें सबसे सेफेस्ट सिटी मानी गई है कोहिमा। ठीक है, किसको सबसे सेफेस्ट सिटी माना गया है? इट इज योर कोहिमा विद अ स्कोर ऑफ 82.9%। वहीं पे अगर हम बाकी सिटीज की बात करें जो सेफेस्ट कैटेगरी में आपकी रखी गई हैं, सेकेंड नंबर पे आती है विशाखापट्टनम, थर्ड पे है भुवनेश्वर, देन फोर्थ पे आइजवाल आता है और फिफ्थ पे आता है गैंगटॉक। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लीस्ट सेफेस्ट सिटी की। ठीक है, उससे पहले थोड़ा आपकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज कि दिस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर विमेन। इसके चेयरपर्सन है विजया राहतकर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1992 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अगर बात करें नेशनल स्कोर की तो इंडिया का स्कोर है इन दी सेफ्टी स्कोर जो बात कर रहे हैं हम विमेन सेफ्टी का, ये 65% है। ठीक है, अब ये जो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स है ऑन विमेन सेफ्टी, इसमें 4 कैटेगरीज हैं आपकी, जैसे मच अबव, बिलो एंड मच बिलो, बेंचमार्क के लिए रखी गई हैं। ठीक है,
अब हमने बोला था लीस्ट सेफेस्ट सिटी की बात करेंगे, तो पहले नंबर पे आता है रांची। ये आपकी लीस्ट सेफेस्ट सिटी है विद अ स्कोर ऑफ 56.3%। ठीक है, फॉलोड बाय श्रीनगर, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद। Now next is, which Indian state recently signed a 3 MOUs with IIT, IIT Madras, National Institute of Water Sports, Goa, and Lignite and Light of Buddha Dharma Foundation International to boost heritage conservation, adventure tourism and Buddhist pilgrimage tourism. तो recently जो आपका उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट ने आपका अग्रीमेंट साइन किया है आईआईटी मद्रास के साथ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा के साथ एंड बिहार की लाइट ऑफ बुद्धा धर्मा फाउंडेशन इंटरनेशनल के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन, एडवेंचर टूरिज्म एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, लॉरा डेल मियर जो जर्मनी से बिलोंग करती हैं, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। शी ट्रेजिकली पास्ड अवे इन द माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट ऑन लेला पीक जो आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है। वॉज अ चैंपियन इन विच स्पोर्ट? तो ये कौन से स्पोर्ट की चैंपियन है? तो ये आपकी बैथलॉन की चैंपियन थी। ठीक है, जिनका रिसेंटली अभी ये जो है ये परफॉर्म करते हुए ही इनका डेथ हो गया है। ठीक है, 31 ईयर्स की ये थी एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम द जर्मनी एंड शी इज द फर्स्ट विमेन बैथलीन जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो 2017 में हुई थी एंड शी ऑल्सो वन 2 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल एट दी 2018 विंटर ओलंपिक्स जो आपका साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA जो है इन्होंने लॉन्च किया है 100 डे नेशन वाइड कैंपेन नेम्ड सक्षम निवेशक इन जुलाई 2025। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन? तो अभी यहाँ पे IEPFA द्वारा 100 डे कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का नाम आपका पूछा जा सकता है सक्षम निवेशक, इसका नाम है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके या हेल्प किया जा सके जो शेयर होल्डर हैं उनको टू क्लेम अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। ठीक है, जो शेयर होल्डर है उनको हेल्प किया जा सके क्लेम करने में उनके अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को। ठीक है, साथ में ही उनके मतलब हेल्प करना आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने KYC अपडेट करने के लिए एंड नॉमिनेशन डिटेल्स के लिए। ठीक है, जो कैंपेन है इसे 28 जुलाई को स्टार्ट किया गया था, 6 नवंबर तक ये आपका चलेगा। ठीक है, IEPFA की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2016 में। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड प्रपोजल ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डेवलप अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट विच लोकेशन विद अ टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 1507। तो रिसेंटली हमारी जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दिया है आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि वो डेवलप कर सकती है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कौन सी लोकेशन पे? इन दी कोटा बूंदी राजस्थान। तो ये आपका जो एयरपोर्ट है ये कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 1507 करोड़ का। ठीक है, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट चेयरमैन है विपिन कुमार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, what is the name of a advanced AI system introduced by the NASA to analyze and forecast space weather? तो recently NASA ने सूर्य नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सूर्या, और इसका काम रहेगा ये बेसिकली आपके एक्यूरेट फॉरकास्ट जो है हमें बताएगा। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स के जो मतलब बेसिकली एक्यूरेट फॉरकास्ट होगा आपका सोलर फ्लेयर्स के लिए, इरप्शंस के लिए। ठीक है, और मतलब जो भी चीज़ें स्पेस में चल रही होंगी जो हमारी सैटेलाइट्स को हार्म कर सकती हैं उन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली ये हमें बताएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम है सूर्या हेली फिजिक्स फाउंडेशनल मॉडल। ठीक है, इसे डेवलप किया है नासा की इंट्रा एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांस कॉन्सेप्ट टीम दैट इज इम्पैक्ट एंड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसके साथ और भी यहाँ पे पार्टनर्स थे जिनके द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। फाइन, नेक्स्ट है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रिसेंटली साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली डेवलप भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो इनमें से
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एमओयू साइन हुआ है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का? किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जो आपके हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, उनको। तो इट इज साइन विद योर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL के साथ ये अग्रीमेंट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का साइन हुआ था, ठीक है। अब ये जो कोलैबोरेशन है बेसिकली ये सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है फॉर विकसित भारत, जिसका एम है 100 गीगावाट हमें जो है अचीव करना है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। तो ये इस टारगेट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू मॉडर्नाइज मुंबईज हिस्टोरिक सेसोन डॉक यूजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन। तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र का फिशरीज डिपार्टमेंट है इन्होंने कोलैबोरेट किया है फिनलैंड के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए मुंबई के सेसोन डॉक को, ठीक है। इसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस जो है यूज किए जाएंगे, फाइन। इसका मेन एम है कि हम जो है एड्रेस करें ऑपरेशनल चैलेंजेस को, इम्प्रूव करें हाइजीन को, एंड हम एनहांस करें सस्टेनेबिलिटी को एट दिस डॉक, ओके। सेसोन डॉक की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1875 से होती है। 1875 में इसको बनाया गया था बाय द एल्बर्ट अब्दुल्ला डेविड सेसन, और ये पहला वेट डॉक था इंडिया का जो कंस्ट्रक्ट किया गया था आपका बॉम्बे में, ओके। Now next is, which bank become the first wholly owned subsidiary of a foreign bank in India to be authorized by the RBI as a agency bank to collect the GST payment? तो इनमें से कौन सा आपका फॉरेन बैंक की जो है सब्सिडरी है जो बेसिकली जीएसटी पेमेंट कलेक्ट करेगी, और इस चीज के लिए आरबीआई ने इसे अप्रूवल दिया है, ठीक है, एज अ एजेंसी बैंक। तो इट इज योर डीबीएस बैंक इंडिया जिसको ये अप्रूवल मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे डीबीएस बैंक का एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है डीबीएस आइडल, उसके माध्यम से यहाँ पे जीएसटी पेमेंट की जा सकेगी, या फिर आरटीजीएस से कर सकते हैं, नेफ्ट से कर सकते हैं, ओटीसी पेमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which country was re-elected to the Asia Pacific group of a Postal Operations Council and Council of Administration of Universal Postal Union for the term 2025-2028 during the 28th Universal Postal Congress जो आपकी दुबई यूएई में हुई थी, ठीक है। तो कौन सी कंट्री को री-इलेक्ट किया गया है? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया को यहाँ पे री-इलेक्ट किया गया है 2025 से लेके 2028 तक के लिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो आपकी 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस थी, इसका थीम क्या था? लीडिंग द चेंज क्रिएटिंग द फ्यूचर, एंड यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा, ठीक है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें टोटल आपके 41 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड इसके करंट चेयर आपका है कोटेडी बोरा, ठीक है। देन पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसमें आपके 48 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड इट इज चेयर्ड बाय दी फ्रांस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दी जेन पॉल फोर्सविले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट emerged as a leader among the states with the energy consumption above 15 million tons of oil equivalent in the 6th edition of State Energy Efficiency Index 2023-2024 which is released by the Ministry of Power। तो रिसेंटली 6th एडिशन आपका रिलीज किया गया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स का, जिसमें 15 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट कैटेगरी में टॉप किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर हम बात करें आपके बाकी अदर ग्रुप्स की, हमने बात की अभी ग्रुप 1 की जिसमें 15 मिलियन टन्स ऑफ इक्विवेलेंट जो है इस कैटेगरी में टॉप किया है महाराष्ट्र ने। वहीं पे जो ग्रुप 2 आता है आपका, इसमें 5 to 15 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट होता है, इसमें टॉप किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। देन ग्रुप 3 में टॉप किया है असम ने, और ग्रुप 4 में टॉप किया है त्रिपुरा ने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है इसे बनाता कौन है, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करती हैं, प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स है इस इंडेक्स में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस कैटेगरी की, तो 4 टाइप की परफॉर्मेंस कैटेगरी आपकी होती है। एक होती है फ्रंट रनर जिसमें अबव 60% का क्राइटेरिया है, अचीवर्स होते हैं जिसमें 50 से 60% का रहता है, कंटेंडर्स होते हैं 30 to 50%, एंड एस्पिरेंट होते हैं लेस देन 30%, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन कैटेगरी पे बेस्ड
आपके जो स्टेट्स हैं जिन्होंने टॉप किए हैं वो हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु हैं। अगर हम बात करें आपके प्रीवियस इंडेक्स की, 2023 का जो इंडेक्स था, ठीक है, 2022-23 का जो इंडेक्स था उसमें 7 स्टेट्स थे फ्रंट रनर में, इस बार 5 ही है, ठीक है। देन अचीवर कैटेगरी में 2 आपके स्टेट्स हैं, असम एंड केरला। कंटेंडर में आए हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।